वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 45th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। पिछले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया हुआ था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर ही हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो आज भी दो तीन क्वेश्चंस को हम कुछ कंटिन्यू करेंगे जो पिछले लेक्चर में बाकी रह गए थे। आइए, तो ये एक क्वेश्चन है। अधिकतर देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको डायरेक्टली ये एक तरीके के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जिनका फॉर्मूला आपको टिप पे याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो आपको उसका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है मेरे पास एक U-ट्यूब शेप की एक नली है जिसमें हमने क्या किया है, किसी लिक्विड को यहां फिलअप कर दिया है। तो इनिशियल कंडीशन जो थी इस तरीके की है। ये इनिशियल कंडीशन थी। इनिशियल कंडीशन में क्या था, जब हमने फ्लूइड को भरा था तो दोनों साइड जो फ्लूइड का लेवल था वो बिल्कुल सेम है। अभी क्या है, ये इनिशियल कंडीशन बना रहा हूं मैं। तो इस इनिशियल कंडीशन में देखिए आप, U-ट्यूब जो हमारे पास नली है U-ट्यूब, इसके दोनों तरफ जो फ्लूइड का लेवल है, देखिए इस बॉटम से जो फ्लूइड का लेवल है वो क्या है, इस बॉटम से फ्लूइड का लेवल दोनों तरफ क्या है, सेम है बिल्कुल। जितना इस तरफ फ्लूइड का लेवल है उतना ही फ्लूइड का लेवल इस तरफ है। अब हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड की ट्यूब के लेवल को देखिए आप। राइट हैंड साइड में जो ट्यूब का लेवल है, राइट हैंड साइड ये दाईं तरफ, यहां पे हमने क्या किया, फ्लूइड को कंप्रेस कर दिया। कितना दबा दिया, नीचे x से। यहां से x अमाउंट से फ्लूइड को नीचे भेज दिया। तो यहां पे अगर फ्लूइड नीचे x से जाएगा तो इधर उतना ही तो ऊपर उठाएगा। जितना फ्लूइड का लेवल यहां पर नीचे की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ से उतना ही फ्लूइड का लेवल ऊपर उठाएगा। मतलब अगर यहां से x ये नीचे गया तो यहां से ये x ऊपर चला जाएगा। मतलब अब इसमें फ्लूइड ऊपर उठाएगा इस तरीके से। तो आपको बताना है, जब हमने देखिए क्या किया, फोर्स लगाया और छोड़ दिया, एक्सटर्नल लोड लगा के लोड को हटा लिया, तो अब यहां पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको बताना है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, स्प्रिंग मास सिस्टम में हम मास को डिस्प्लेस करके एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहे थे, तो ये वाइब्रेट कर रहा था। वैसे यहां पे फ्लूइड इसमें वाइब्रेट करेगा। तो आपको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बता देनी है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का यूज करना है। तो आ जाइए यहां पे, देखिए डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल में, डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है हमसे, वो हमसे बोलता है कि सम ऑफ इनर्शिया फोर्स मतलब mx डबल डॉट प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो फ्लूइड को वापस उसकी पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ वही तो वापस जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो फ्लूइड को वापस उसकी पोजीशन में ले जाने का प्रयास करे। तो यहां पे जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो चुका है वही तो उस फ्लूइड को वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास निकाल लो कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ, मास निकाल लेंगे तो उसमें g का मल्टीप्लाई कराकर हम क्या निकाल सकते हैं, m इंटू जी, हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो अगर हमने डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास निकाल लिया तो हम रीस्टोरिंग फोर्स भी निकाल सकते हैं उसमें g से मल्टीप्लाई करके। तो हम निकालेंगे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना हुआ, यहां पे m इंटू एक्स डॉट तो आ गया इनर्शिया फोर्स। अब हमें यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है। अब हमें यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स लिखना है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। रीस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड निकालिए, उसमें g का मल्टीप्लाई करिए। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कैसे निकालेंगे, मास क्या होता है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास कितना हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास हो जाएगा मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो डेंसिटी फ्लूइड की कितनी है, रो है, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, देखिए x यहां पर डिस्प्लेस हुआ है और x यहां पर डिस्प्लेस हुआ है। तो टोटल इसको मैं एक सिलेंडर मान सकता हूं।
इसको मैं एक सिलेंडर मान सकता हूं। देखिए अगर इसको हम एक सिलेंडर मान लें तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी दिखाई दे रही है? इस सिलेंडर की हाइट x 2x दिखाई दे रही है। और आधार के क्षेत्रफल को अगर मैं a मान लूं, आधार का क्षेत्रफल इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो ट्यूब का एरिया है, इस ट्यूब के एरिया को अगर मैं कैपिटल A मान लूं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, यही तो होता है। तो यहां पे ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे वॉल्यूम आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ऊंचाई टोटल कितनी है? 2 इंटू एक्स। तो देखिए mx डबल डॉट प्लस रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू a इंटू 2x। ये तो हमने मास निकाला। अब मास में अगर हम g का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? फोर्स बन जाता है। तो सम ऑफ ये हो गया हमारा इनर्शिया फोर्स, ये हो गया हमारा इनर्शिया फोर्स, और ये हो गया हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। ये हो गया हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर हमने कर दिया। आगे देखिए, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। आगे देखिए, अब ये आ गया तो मैंने क्या किया? पूरे में m से डिवाइड कर दिया। तो m से m उड़ गया, m से m उड़ गया। क्या बचेगा यहां पर? यहां पर x डबल डॉट आ गया, यहां पर 2 रो ए जी डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स आ गया इज इक्वल टू 0। अब मास की वैल्यू कितनी होती है? मास इज इक्वल टू होता है रो इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम, आधार का क्षेत्रफल इंटू एल। एल क्या था यहां पर? एल था इनिशियल लेंथ। इसकी कितनी थी? ये इनिशियल लेंथ कितना भरा हुआ था पानी, तो ये एल लेंथ में भरा हुआ था। इस फ्लूइड का इनिशियल मास पूछ रहा है। ये वाला कौन सा मास है? इनिशियल मास। तो इनिशियल मास तो इतने पूरे में फ्लूइड भरा हुआ था एल में, तो रो ए इंटू एल हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये आ गया। तो देखिए यहां पर रो ए से एक कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा? यहां पर आ गया एक्स डबल डॉट प्लस 2g डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा एन के बराबर, स्क्वायर के बराबर। तो ओमेगा एन स्क्वायर बराबर 2g डिवाइडेड बाई एल। तो ओमेगा एन कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाई एल। आप सोच रहे हो कि सर यहां पर ये मास को रो इंटू ए इंटू एल कैसे लिख दिया? देखिए इनिशियल मास अगर आप निकालोगे तो इनिशियल मास कैसे निकालोगे? इनिशियल मास कैसे निकालोगे? क्या यहां पे मैं 2 सिलेंडर मान सकता हूं? एक यहां पर पूरा सिलेंडर ये वाला, और एक यहां पर सिलेंडर। अगर मैं इन दोनों सिलेंडर को जोड़ दूं, एक सिलेंडर यहां पर और एक सिलेंडर यहां पर, जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? a है, और ये सिलेंडर मिला के पूरी लेंथ कितनी है? l है। तो अब बताइए मास पूरे का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? पूरे का वॉल्यूम आ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल इंटू एल। और मास कैसे निकालते हैं? मास निकालते हैं रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू ए इंटू एल। इसीलिए यहां पर रखा गया है रो ए एल। तो आपको याद रखना है कि जब यूट्यूब में पानी को हमने डिस्प्लेस करके छोड़ा, किसी यूट्यूब मैनोमीटर में या यूट्यूब की नली में पानी को डिस्प्लेस करके आप छोड़ोगे तो वहां पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती है, आपको याद होना चाहिए 2g डिवाइडेड बाई एल आती है उसकी। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ मास m अटैच टू अ लाइट स्ट्रिंग ऑक्सिलेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड कह रहा है। एक मास m है जो एक हल्की स्ट्रिंग मतलब हल्के धागे से ऑक्सिलेट कर रहा है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, अब कह रहा है मास को हमने 2 किलोग्राम से बढ़ा दिया, द टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकंड। अगर हम मास को बढ़ा दें तो टाइम पीरियड 1 सेकंड से बढ़ जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मास विल बी, तो कह रहा है इनिशियली उसका मास कितना था, आपको ये बताना है इनिशियली उसका मास कितना था। तो हमें पता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ठीक, ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं। और ओमेगा एन कितना होता है? अंडर रूट k बाई एम। तो यहां पे देखिए
इसका आंसर सॉल्व करने पे इतना आएगा। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए t इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो इनिशियल सबसे पहली वाली कंडीशन में अगर मैं मान लूं टाइम पीरियड 1 है, ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट, उस वक्त मास कितना था, उस वक्त मास m था, अंडर रूट m बाई के। कह रहा है अब हमने मास को 2 किलोग्राम बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, t2 हो जा रहा है। टाइम पीरियड t2 हो गया इज इक्वल टू 2 पाई, मास को 2 किलोग्राम से बढ़ा दिया तो शुरुआत में मास m था, 2 किलोग्राम और बढ़ा दिया तो अब टोटल मास कितना हो गया, m+2 हो गया, और स्ट्रिंग कांस्टेंट उतना ही है। ठीक है, आपको t1 और t2 दोनों बता रखा है। t1 कितना है, कह रहा है इनिशियल जो टाइम पीरियड है, इस ये वैल्यू आपको दे रखा है t1, ध्यान से सुनिएगा यहां पर, ये t1 है, और कह रहा है जब मास को हमने 2 किलोग्राम से बढ़ा दिया, द टाइम पीरियड, ध्यान से सुनिए, द टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय 1 सेकंड, उसका आवर्त काल 1 सेकंड से बढ़ जाता है। पहले कितना था, पहले था 2 सेकंड, 1 सेकंड से और बढ़ गया तो अब t2 कितना हो जाएगा, t2 की वैल्यू हो जाएगी 3 सेकंड। तो पहले था 1 से बढ़ गया तो अब 3 हो जाएगा। क्या करिए, आपको मास निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट m डिवाइडेड बाई m+2, अंडर रूट m डिवाइडेड बाई m+2, वो भी रूट में। t1 कितना है, t1 की वैल्यू है 2, इधर देखिए, और t2 की वैल्यू है 3, अंडर रूट m बाई के, m बाई m+2। क्या करिए, दोनों का स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लीजिए, m की वैल्यू 1.6 किलोग्राम आ जाएगी आंसर। ठीक, बस आपको इसी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ मास ऑफ 8 kg हैंगिंग फ्रॉम फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग। कह रहा है एक मास 8 किलोग्राम है जो लटक रहा है फ्रॉम फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग, इफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। कह रहा है अगर इसकी स्टिफनेस 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर है, देन डिटरमिन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ओमेगा एन की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम। आपको के देख लीजिए दे रखा है किसमें, न्यूटन पर सेंटीमीटर में। क्या है, के की वैल्यू आपको गिवन है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहां पे सेंटीमीटर है, जबकि हमको यूनिट मीटर में चाहिए के, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में जब आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो ऊपर 200 आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। बात समझ में आ गई। तो ये k की वैल्यू 200 हो जाएगी, 200 न्यूटन पर मीटर, तो k की जगह रख दीजिए 200 न्यूटन पर मीटर, बटे में m कितना है, m की वैल्यू है 8 किलोग्राम। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा 100/4। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 को इससे काटेंगे 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। आंसर कहीं है 5 रेडियन पर सेकेंड आंसर। क्वेश्चन, अ वुडन सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल L, डायमीटर D एंड डेंसिटी ऑफ सिलेंडर मटेरियल रो। रो सिलेंडर मतलब ये इस तरीके से लिखा है, देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, असल में ये इस तरीके से लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रो सफिक्स में लिखा हुआ है CYL, सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर की डेंसिटी है वो रो ऑफ सिलेंडर है। फ्लोट्स वर्टिकली इन वाटर, क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, वो वाटर में वर्टिकल ऊर्ध्वाधर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन व्हेन इट डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड। कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का सिलेंडर है, पानी में तैर रहा है, इसको जब हम थोड़ा सा दबाकर और लोड को हटा लें, इसको थोड़ा सा डिप्रेस कर दे, मतलब इसके अंदर और डुबा दे कोई फोर्स लगा के, और फिर उस फोर्स को हटा ले, लोड को हटा ले, तो ये क्या करेगा, इसमें वाइब्रेट करना चालू कर देगा। आपको बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताना है। तो बहुत आसान है, जैसे जैसे अभी हमने किया है पिछले वाले केस में, कि द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स, भाई डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाना है, द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स
प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा ये? 0 के बराबर। यही लगाना है हमें, तो लगाते हैं। आइए देखिए जब इसको हमने डिस्प्लेस किया x अमाउंट से, जब इसको हमने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, तो इस पर अगर x से डिस्प्लेस किया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? x डॉट। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? x डबल डॉट। तो अगर एक्सेलरेशन x डबल डॉट है तो इनर्शिया फोर्स कितना होता है? m इंटू ए, तो कितना हो जाएगा? m x डबल डॉट। तो देखिए इनर्शिया फोर्स हो गया, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स दबाया किधर है? नीचे की तरफ, तो ये वापस किधर जाना चाहेगा? ऊपर की तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स देखिए किधर लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बात समझ में आ गई? इधर आइए नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये मास ऑफ सिलेंडर है। देखिए हमें क्या लगाना है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। हमें लगाना क्या है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। हमें लगाना है mx इनर्शिया फोर्स प्लस सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। हमें ये चीज अप्लाई करनी है, हमें ये चीज अप्लाई करनी है। अब ये मास किसका है? दिस कौन सी चीज है जो ऑक्सीलेट कर रही है? कौन सी चीज है जो ऑक्सीलेट कर रही है? कौन सी चीज है जो ऑक्सीलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है? सिलेंडर ही तो वाइब्रेट कर रहा है। मतलब यहां पे हमें मास ऑफ सिलेंडर रखना है, मास ऑफ सिलेंडर है ये, और रीस्टोरिंग फोर्स रखना है, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब कौन वो चीज है जो वापस सिलेंडर को उसकी इनिशियल पोजीशन में भेजना चाह रही है? वो कौन सा फोर्स है जो सिलेंडर को वापस उसकी इनिशियल पोजीशन में भेजना चाह रहा है? आपने डिप्रेस किया है किसमें? पानी में, वाटर में, किसी लिक्विड में। तो आपको पता है लिक्विड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उत्प्लावन बल लगाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है? लिक्विड दे रहा है। रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है? लिक्विड दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो कुछ अमाउंट से डिस्प्लेस हो गया है। आपने बायंसी फोर्स पढ़ा होगा, आपने उत्प्लावन बल पढ़ा होगा कि जब किसी भी बॉडी को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो जब भी फ्लूइड डिस्प्लेस होता है तो जिधर डिस्प्लेस हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक फोर्स लगाता है। तो हमने देखिए यहां पर किधर डिस्प्लेस किया? नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो पानी ने लगाया, वाटर ने लगाया या लिक्विड ने लगाया रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स में जिम्मेदार होगा कौन होगा? वो लिक्विड होगा। तो यहां पे लिक्विड का मास आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिक्विड आएगा, लिक्विड। और यहां पर क्या आएगा? यहां पर सिलेंडर आएगा, क्योंकि मूव कौन सी चीज कर रही है? सिलेंडर कर रही है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तो यहां पे हम लगाते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। यहां पे हमें लगाना है, क्या लगाना है? mx डबल डॉट प्लस रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए मास क्या है? मास ऑफ सिलेंडर है। तो मास ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी? सिलेंडर की। वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। यहां पे तो देखिए सिलेंडर की डेंसिटी हो गई, और वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकालेंगे? सिलेंडर है एक तरीके का, तो किसी भी बेलन का या सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? π/4 d स्क्वायर इंटू उसकी हाइट टोटल कितनी है? टोटल हाइट है l। तो यहां पे देखिए कितना आ गया? टोटल हाइट l। तो π/4 d स्क्वायर इंटू l, ये मास हो गया। जब डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो मास हो जाएगा। तो जब डेंसिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे मास मिल गया हमें, तो मास की जगह ये रख दिया इंटू x डबल डॉट प्लस। अब रीस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स दे रहा है वाटर, पानी या लिक्विड। तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो डिस्प्लेस हुआ है। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है? देखिए कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है हमने? x डिस्प्लेस किया है। मतलब अगर यहां पर मैं सिलेंडर को बनाऊं, ठीक है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल है मान लीजिए a। अगर इसकी डायमीटर d है तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा
π/4d²। और लिक्विड को नीचे की तरफ हमने कितना डिस्प्लेस किया है, x अमाउंट से। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। कौन डिस्प्लेस हुआ, रो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो मास कैसे निकालते हैं, मास हम निकालते हैं डेंसिटी में वॉल्यूम का गुणा करके। तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन दे रहा है, लिक्विड, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी आई है। कौन डिस्प्लेस हो रहा है, फ्लूइड, तो ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम लिख लिया। तो मास को फोर्स में कैसे चेंज करते हैं, जी से मल्टीप्लाई करके, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या क्या चीज कॉमन है, π/4d², π/4d², ये दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके हटा लीजिए, इतनी चीज बचेगी, इतनी चीज आपके पास आ गई यहां पर। ठीक है, तो ओमेगा एन कितना हो जाएगा, ओमेगा एन हो जाएगा रो ऑफ एल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए वापस से, x डबल डॉट, इसमें क्या करिए, दोनों तरफ रो सिलेंडर इंटू एल। यहां पे हमको 1 लाना होता है ना, कोई भी चीज जब इस फॉर्म में होती है, x डबल डॉट प्लस समथिंग, यहां लिखा होता है x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे ओमेगा एन स्क्वायर होता है, जो भी चीज लिखा होता है वो ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो x डबल डॉट के साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसको वहां पे मुझे 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, x डबल डॉट के साथ 1 कैसे बनाएंगे, जब रो सिलेंडर इंटू एल से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। तो रो सिलेंडर इंटू एल, तो रो सिलेंडर से रो सिलेंडर, एल से एल कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा ये, x डबल डॉट प्लस यहां पर बचेगा रो ऑफ एल इंटू जी डिवाइडेड बाई रो ऑफ सिलेंडर इंटू एल इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर के। तो ओमेगा एन स्क्वायर ये आ गया रो ऑफ एल इंटू जी डिवाइडेड बाई रो ऑफ सिलेंडर इंटू एल। ठीक है, या ओमेगा एन कितना आ जाएगा, इसी का अंडर रूट देख लीजिए, इसी का अंडर रूट ले लीजिए। तो इसका अंडर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा रो ऑफ एल इंटू जी, रो ऑफ एल इंटू जी डिवाइडेड बाई रो ऑफ सिलेंडर इंटू एल। ये हो गया आंसर। अब देखिए हमको देखना है डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसके जो रिजल्ट आएंगे, डायरेक्टली रिजल्ट, क्योंकि डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन अगर मैं कराऊंगा तो 2-3 पेज चले जाएंगे और वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत, अब जाके ये पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है पूरे वाइब्रेशन का। तो इसके जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, मैंने आपको बताया, मैंने आपको जहां पर 3 चीजें बताई थी, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री में क्या हो रहा था कि लोड लगाकर हमने हटा लिया, अब वो फ्रीली डिस्प्लेस कर, फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन में अगेन फोर्स लगा के हटा लिया, वो भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन हमने सिस्टम में एक डैम्पर लगा दिया है। डैम्पर लगाने की वजह से इसकी एनर्जी लगातार डिसिपिएट होती रहेगी। फोर्स्ड वाइब्रेशन में हमने फोर्स लगा के हटाया नहीं, फोर्स्ड वाइब्रेशन में लगातार हम फोर्स लगा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली फोर्स, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। तो हम डैम्प्ड वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। हमारे पास स्प्रिंग के साथ साथ एक यहां पर डैशपॉट आप बोल लो, या यहां पर एक हमारे पास डैम्पर भी लगा हुआ है, यहां पर हमारे पास एक डैम्पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी समझ रखी हैं कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हो गई, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ हो गई। ठीक है, उसके बाद जब हमने मास को लटकाया, तो मास को लटकाने के बाद ये डेल्टा अपने आप से डिस्प्लेस कर गया और ये हमको मिल गई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको हमने एक्स डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, और एक्स डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया। तो अब ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वाइब्रेशन से स्टार्ट करेगा। अगेन हम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल लगाएं तो द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स, और 2 तरीके के रीस्टोरिंग फोर्स होंगे। कौन कौन से, एक तो ये k इंटू एक्स, इसको आप k इंटू एक्स, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहां पर, दिस इज k इंटू एक्स, इसको आप k कर लो अपनी कॉपी में, दिस इज k इंटू एक्स। k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज k। ठीक है, और डैम्पर को फोर्स में कैसे चेंज करेंगे, उसमें वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके। स्प्रिंग कांस्टेंट में जब हम डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फोर्स में बदलता है,
और जब डैम्पिंग कोफिशिएंट, ये जो डैम्पर है, डैम्पर का डैम्पिंग कोफिशिएंट, उसमें जब हम वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तब वो फोर्स में बदलेगा। और वेलोसिटी को कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको बताया है कि x के ऊपर एक डॉट लगा दो तो वो वेलोसिटी होती है, ये F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डीएलम्बर्स प्रिंसिपल लगाते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। डीएलम्बर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो बोलता है द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस सम ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया डीएलम्बर्स प्रिंसिपल। देखिए द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स, तो ये मेरा इनर्शिया फोर्स हो गया, एंड द सम ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ये हो गया मेरा रिस्टोरिंग फोर्स। द सम ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस सम ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक, द अबव इक्वेशन इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको दिखाई दे रहा है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे x डबल डॉट है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होता है। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उतना ही वो उसका ऑर्डर होता है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं, अब देखिए यहां पे मैथ्स वाली चीज आ जाएगी, यहां पे थोड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और यहां पे इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स आएगी, 12th लेवल की भी नहीं, मैं बोल रहा हूं इंजीनियरिंग लेवल की मैथ्स आएगी। तो वो मैथ्स में भी शायद आप पढ़े हो ना पढ़े हो, खैर मैं उस डेरिवेशन में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताऊंगा और वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैं डायरेक्टली यहां पर आपको फाइनल रिजल्ट समझाने वाला हूं, क्योंकि मैथ्स की कैलकुलेशन, अब ये देखिए जो मैथ्स है ये अगर बेसिक लेवल की 10th की भी होती है, 11th 12th की, तो मैं आपको बता देता, लेकिन ये जो मैथ्स है ये थोड़ी इंजीनियरिंग लेवल की है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसमें डिटेल में जाने का मतलब है कि मैं पहले आपको उसका बेसिक समझाऊं, सारी चीजें समझाऊं। तो जो डायरेक्टली यहां से रिजल्ट आएगा मैं डायरेक्टली उसकी बात करता हूं। ठीक है, तो देखिए जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन निकालने के बाद कुछ इस तरीके की चीज हमको दिखाई देती है, कुछ इस तरीके की चीज हमको दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा यहां पे S इसका सॉल्यूशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने K से रिप्रेजेंट किया है, आप इसको K कर लीजिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इज K। ठीक है, ये S नहीं है। नाउ जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आएगा, ये इतना तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको आप ऐसा समझो, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस के इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स डॉट को अगर मैं एस से रिप्लेस कर दूं, एक्स डॉट को अगर मैं एस से रिप्लेस कर दूं, ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा, एम एस स्क्वायर प्लस सी इंटू एस प्लस के इंटू के इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो ये आपको ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही है जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है बचपन में। तो उसी का सॉल्यूशन निकालना है, जहां पे x की जगह आपको s दिखाई दे रहा है, इसको मैंने इसमें ट्रांसफर किया है। कैसे किया है अब आप ये मत पूछिएगा, डिटेल में जाना पड़ेगा मैथ्स में। सॉरी, वापस से मैंने इसको इरेज कर दिया। तो जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी, इक्वेशन कौन सी लिखी थी, एम एस स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन आप क्या निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे ही तो निकालते थे। तो माइनस बी की जगह क्या है, c है, तो माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह क्या है, c है, तो c स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह क्या है, m है, a की जगह क्या है, m है, और c की जगह क्या है, k है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a की जगह क्या है, m है। क्योंकि इसको आप इमेजिन कर सकते हो, इट इज इक्वेशन लाइक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका सॉल्यूशन ऐसे ही तो निकालते थे, श्रीधराचार्य रूल, ऐसे ही तो S1 S2 निकालते थे। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, मतलब दो रूट होंगे, S1 S2 दो वैल्यू होंगी, एक बार जब प्लस साइन लेंगे तो S1 निकलेगा, माइनस साइन लेंगे तो S2 निकलेगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को यहां पे लगाया गया है, देखिए लगाने पे ये इक्वेशन आ गई। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके का आ जाएगा।
और सॉल्व करने पे ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन। जो फाइनल सॉल्यूशन आया है वो आया है -c/2m प्लस माइनस सी स्क्वायर बाई 2m का स्क्वायर, यहां पे 4m स्क्वायर है तो c/2m का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस 4 से 4 और m से m कैंसिल तो k/m आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम 3 तरीके की कंडीशन देखेंगे, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड। हमको ये 3 तरीके की कंडीशन देखनी है। कौन कौन सी? ये 3 तरीके की कंडीशन है कि हमारा सिस्टम जो डैम्पिंग सिस्टम है, हम डैम्ड वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं, तो ये डैम्ड वाइब्रेशन 3 तरीके का हो सकता है। पहला तो क्रिटिकली डैम्ड, दूसरा अंडर डैम्ड, उसके बाद ओवर डैम्ड। क्रिटिकली डैम्ड, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड। क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम कब होगा? कब होगा क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम? इट इज दैट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट एट विच बोथ द रूट्स आर इक्वल। कह रहा है जब दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे, जब दोनों रूट्स आपस में बराबर होंगे। ये जो 2 रूट्स आएंगे, ये 2 रूट्स कौन कौन से आएंगे? देखिए S1 S2 ये है, तो S1 कितना होगा? जब एक बार प्लस साइन लेंगे तो S1 मिलेगा, -c/2m प्लस c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m। ठीक, और S2 क्या होगा? S2 जब माइनस साइन लेंगे तो S2 मिलेगा, यहां पर जब यहां पर माइनस साइन लेंगे तो S2 मिलेगा। ले लीजिए, यहां पे माइनस c/2m स्क्वायर माइनस k/m, इतना आ गया। चलिए, अब कह रहा है दोनों रूट्स अगर बराबर होंगे तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। जब दोनों रूट्स हमारे बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। तो ये दोनों रूट आपस में बराबर कब होंगे बताइए? ये दोनों रूट आपस में आपको बराबर कब दिखाएंगे? जब ये चीज क्या हो जाएगी? 0। जब ये चीज 0 हो जाएगी, मतलब ये चीज आप 0 कर दोगे, तभी तो आपको S1 की वैल्यू -c/2m मिलेगी और S2 की वैल्यू भी क्या मिलेगी? -c/2m। तो दोनों रूट बराबर कब होंगे? जब c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m अंडर रूट में ये 0 के बराबर हो जाए। यही बोल रहा है, इट इज वैल्यू दैट डैम्पिंग कोफिशिएंट एट विच बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो दोनों रूट्स इक्वल कब होंगे? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। इसकी वैल्यू 0 के बराबर होने का मतलब क्या हुआ? सॉल्व करते हैं इसको जरा, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा c/c का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू k/m आएगा। इस तरीके से देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करो, सॉरी यहां पे पूरे पे स्क्वायर है, ये पूरे पे स्क्वायर है, इस तरीके से लिखा हुआ है। बोलिए, अब इसका मैं क्या करूं? अगर c/, इधर देख लीजिए, c/c, c/c मतलब ये क्रिटिकली, एक तो डैम्पिंग कोफिशिएंट इसको हम c से दिखाते हैं, और इसके अगर सफिक्स में भी c लगा दे मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग। ये जो बड़ा वाला c है ये तो डैम्पिंग कोफिशिएंट हो गया, और ये छोटा वाला c सफिक्स में लिखा है ये क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट बता रहा है। तो c/c डिवाइडेड बाई 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी अंडर रूट में k/m, और अंडर रूट k/m को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा n पढ़ा है हमने। तो c/c डिवाइडेड बाई 2m ये क्या ओमेगा n के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल, ये ओमेगा n के बराबर हो गया। तो c/c की वैल्यू कितनी आ गई? क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई? क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, यहां से देखिए, क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई 2m, 2m का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2m इंटू ओमेगा n, 2m इंटू ओमेगा n। क्या ये बात समझ में आई? क्या आ गई? 2m इंटू ओमेगा n। तो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम की वैल्यू क्या होती है? 2m ओमेगा n। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बाकी यहां सारी बकवास चीजें आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बस क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट की आपको वैल्यू याद रखनी है। आपको क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू याद रखनी है कि क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू होती है 2m ओमेगा n।
यहाँ पे ओमेगा एन का मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या इसको एक और तरीके से आप याद रख सकते हो, सी ऑफ सी इज इक्वल टू 2m, और ओमेगा एन की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, ओमेगा एन की वैल्यू पढ़ी है हमने अंडर रूट के बाई एम। तो यहां पे m है, यहां पे अंडर रूट m है, जब आप अंडर रूट m से m को काटोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक रूट बच जाएगा। यहां पे m है जिसको हम रूट m इंटू रूट m लिख सकते हैं, तो एक रूट m कटेगा, एक रूट m बच जाएगा, तो यहां पे ये आ जाएगा 2m इंटू के। इस तरह सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये दोनों वैल्यूज होती हैं, दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना है, दोनों वैल्यूज को आपको याद रखना है कि क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम, इसके लिए जो डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है C ऑफ C इज इक्वल टू 2m ओमेगा n, या 2 अंडर रूट में mk, 2 अंडर रूट में km। चाहे ये याद रखो चाहे याद रखो, दोनों ही याद होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा इस पे। A mass of 1 kg is attached to at the end of the spring with a stiffness k न्यूटन। देखिए यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, यूनिट क्या है, पहले इसको हमको MKS में चेंज करना पड़ेगा, mm को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। द क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट, आपसे C ऑफ C पूछ रहा है, आपसे C ऑफ C पूछ रहा है, तो C ऑफ C की वैल्यू अभी अभी हमने क्या पढ़ी है, C ऑफ C की वैल्यू पढ़ी है 2 अंडर रूट में mk, ये पढ़ा है। तो मास तो हमको पता है, लेकिन k हमको चाहिए किसमें, MKS में। तो k की वैल्यू आपको कितना दे दिया, k की वैल्यू दे दिया 0.7 न्यूटन डिवाइडेड बाई mm में। तो आपको पता है 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो यहां पे 1 mm कितना हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर, वहां पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 0.7 न्यूटन, और mm की जगह 1 mm बराबर 1 डिवाइड में जो 1000 होगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, और यहां पे न्यूटन मीटर आ जाएगा। मतलब कितना हो गया, 0.7 में अगर 1000 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 700 न्यूटन पर मीटर। मतलब k की वैल्यू MKS में कितनी आ गई, 700। तो इस k की वैल्यू को हम बोल सकते हैं दैट 0.7 न्यूटन पर mm इज इक्वल टू 700 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहां पे रख दीजिए, ये हो गया 2 अंडर रूट में m की वैल्यू, मास की वैल्यू 1 किलोग्राम इंटू k की वैल्यू आ गई 700। तो ये 2, देखिए इसको हम 7 गुणे 100 लिख सकते हैं इस तरीके से। 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 आ गया, और रूट 7 कितना आ गया, ये बचा 20 गुणे रूट 7 कितना होता है, रूट 7 कितना होता है, देखिए रूट 7 2 और 9 के बीच है, सॉरी 4 और 9 के बीच है, तो 4 का कितना होता है 2, और 9 का रूट होता है 3, मतलब 2 और 3 के बीच आएगा, लगभग 2.5 मान लीजिए, इसको लगभग 2.5 के करीब मान लीजिए। तो 20 दूनी 40 और 10 50, मतलब 52 के आसपास आएगा आंसर। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे एक नया टर्म, डैम्पिंग फैक्टर। एक नया टर्म हम देखेंगे, डैम्पिंग फैक्टर। क्या होता है डैम्पिंग फैक्टर, या डैम्पिंग रेशियो भी बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड तीनों को कैटेगराइज कर देंगे इसी के बेसिस पे। इट इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। इट इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। मतलब जो हमारा डैम्पिंग फैक्टर होता है, जिसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। कैसे, जीटा से, जीटा इज इक्वल टू डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। मतलब जो हमारे पास डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है, अगर उस डैम्पिंग कोफिशिएंट को हम क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट से भाग दे दें, डिवाइड दे दें, तो वो हमारा जीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, जीटा, जिसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। या इसको और क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फैक्टर, इसको हम और बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। क्लियर। तो देखिए जीटा क्या हो गया, जीटा हो गया, जीटा इज इक्वल टू डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट यहां से देखिए, डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीटा में जब हम
क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दें, सी ऑफ सी, मतलब सी इज इक्वल टू जीटा इंटू सी ऑफ सी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज निकल के आ जाएगी। तो C इज इक्वल टू, अब देखिए क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू हमने पढ़ी थी 2 अंडर रूट में K इंटू एम बोलिए या M इंटू K बोलिए, तो C ऑफ C की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो डैम्पिंग कोफिशिएंट का एक और फॉर्मूला होता है, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट का एक और फॉर्मूला होता है 2 जीटा M इंटू ओमेगा N, 2 जीटा M इंटू ओमेगा एन। अभी आप बोलोगे कि सर आपने अभी तो आगे एक फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू, C ऑफ C इज इक्वल टू 2m ओमेगा एन। हाँ 2m ओमेगा एन बताया था, लेकिन वो क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट के लिए जो 2m ओमेगा एन बताया था, या जिसको हमने 2m के अंडर रूट में इसके बराबर रखा था, वो फॉर्मूला किसके लिए था? वो था क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट के लिए। ये डैम्पिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको अब ओवरऑल डैम्पिंग फैक्टर, इसको डैम्पिंग रेशियो भी बोलते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से, जाई या जीटा, जो भी बोलिए आप इसको। अब देखिए इस बात को समझिए, ये जो फॉर्मूला आया है इसी से मैं पूरे को कैटेगराइज कर दूंगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, चाहे और कोई फॉर्मूला याद होना हो। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, चाहे और कोई फॉर्मूला याद होना हो। C बाई एम C बाई 2m इज इक्वल टू C बाई 2m इज इक्वल टू जाई इंटू ओमेगा एन। वापस से लिख लेते हैं, C बाई 2m इज इक्वल टू जाई ओमेगा एन। वापस से लिख लेते हैं, C बाई 2m इज इक्वल टू जाई इंटू ओमेगा। अब ये जाई या जीटा जो है, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बताने के लिए कि सिस्टम हमारा अंडर डैम्ड होगा या ओवर डैम्ड होगा या क्रिटिकली डैम्ड होगा। जब इस जाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो सिस्टम हमारा जो बनेगा उसको हम बोलेंगे ओवर डैम्ड सिस्टम। जब इस जाई की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। और जब इस जाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो उसको हम बोलेंगे अंडर डैम्ड सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर डैम्ड सिस्टम। इस जाई के बेसिस पर ही हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम ओवर डैम्ड है कि क्रिटिकली डैम्ड है या अंडर डैम्ड है। अगर जाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ओवर डैम्ड, 1 के बराबर है तो क्रिटिकली डैम्ड, और अगर 1 से कम है तो अंडर डैम्ड। देखिए अगर इसी फॉर्मूले में जाई की वैल्यू को हम 1 रख दें, इसी फॉर्मूले में अगर हम जाई की वैल्यू को 1 रख दें, तो जो हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा वो क्या बन जाएगा? क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। जाई इज इक्वल टू 1 के लिए अगर जाई की वैल्यू आप 1 रख दो, तो हमारा जो सिस्टम है क्या बन जाएगा? क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम बनेगा। तो जो डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा वो भी किस में बदल जाएगा? क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। अभी तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर हम यहीं पे जाई की वैल्यू C बाई 2m इज इक्वल टू जाई इंटू ओमेगा एन, ये फॉर्मूला है। अगर इसी में मैं मान लीजिए जाई की वैल्यू को 1 पुट करूं, तो हमारा जो सिस्टम है क्या बन जाएगा? सिस्टम हमारा बन जाएगा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम बनेगा। और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो डैम्पिंग कोफिशिएंट C है वो ट्रांसफर हो जाएगा C ऑफ C में। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? C ऑफ C इज इक्वल टू 2m, इसकी वैल्यू को हमने 1 पुट कर दिया तो ओमेगा एन। यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए। या और क्या था? 2 अंडर रूट में K इंटू एम या M इंटू K।
आगे चलते हैं। अब ये देखिए डेरिवेशन का पार्ट है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, इसको आप हटा दो। जो S1 S2 की वैल्यू आई थी वहां पे रिप्लेस कर रहा है वैल्यू को, इसमें हमें नहीं जाना। आप ये देखो, सीधे आप ये देखो कि पहला केस फर्स्ट क्या है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम क्या होगा। ओवर डैम्प्ड सिस्टम, अगर हमारे जाई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है। दूसरा क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, जब जाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सिस्टम हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड बन जाएगा, मतलब जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है वो बराबर हो जाएगा C ऑफ C के। तो उस केस में हमारा जो दोनों रूट्स हैं वो बराबर हो जाएंगे, जो भी हमारे दोनों रूट्स थे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और वो दोनों रूट्स माइनस ओमेगा एन के बराबर हो जाएंगे। इसी S में अगर आप जाई की वैल्यू को 1 पुट कर दो, और अंडर डैम्प्ड सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम जब जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम। उस वाले केस में अंडर डैम्प्ड सिस्टम में जाई की वैल्यू विल बी लेस देन 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखिए, जो हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं, यहीं पे मैं समझा देता हूं आपको। जो हमें वाइब्रेशंस मिलेंगे, मतलब डैम्ड वाइब्रेशन में भी जिसमें हमें वाइब्रेशन मिलेंगे वो हमें अंडर डैम्ड में मिलेंगे। मैंने क्या बोला कि डैम्ड वाइब्रेशन में भी हमें, डैम्ड वाइब्रेशन में हमने 3 वाइब्रेशन देखे, कौन कौन से, क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड। तो इन डैम्ड वाइब्रेशन में भी जिसमें हमें वाइब्रेशन मिलेगा वो है अंडर डैम्ड सिस्टम। बाकी जो 2 बचे, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम और ओवर डैम्ड सिस्टम, इन दोनों में हमें कोई वाइब्रेशन नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब हम इनके वाइब्रेशन की इक्वेशन निकालते हैं उसमें हमें कहीं पर भी साइन या कॉस नहीं मिलता। जो साइन और कॉस की इक्वेशन मिलती है वो हमें अंडर डैम्ड में मिलती है, इसलिए वही इक्वेशन हमारी बनेगी क्या, एसएचएम की या वाइब्रेशन की। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी इक्वेशन में आपको साइन या कॉस मिले, मतलब वो वाइब्रेशन की इक्वेशन है। तो हमें ओवर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम में नहीं मिलता साइन कॉस, इसलिए वो वाइब्रेशंस नहीं देंगे। जबकि जो वाइब्रेशन हमें देगा वो कौन देगा, अंडर डैम्ड सिस्टम। ठीक है। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, इसको देखिएगा इधर, यहां पर, कि जो ओवर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है, इन दोनों की ही बात कर रहा हूं, इन दोनों में हमें नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलता। नो वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम, इसमें हमें कोई वाइब्रेशन नहीं मिलता। जबकि जो हमारा अंडर डैम्ड होता है, जो हमारा अंडर डैम्ड सिस्टम होता है, इसमें हमें वाइब्रेशन मिलता है। इसमें हमें वाइब्रेशन मिलता है। इतनी बात समझ में आई आपको, बताइए क्या इतनी बात समझ में आई, इसमें हमें वाइब्रेशन है। ठीक है। अब जब इसमें हमें वाइब्रेशन मिलेगा तो जो वाइब्रेशन मिलता है वो वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम डैम्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अंडर डैम्ड वाइब्रेशन में जो भी फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको हम बोलते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी, डैम्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा डी से। देखिए ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई, लेकिन यहां पर डैम्ड वाइब्रेशन में हमने एक डैम्पर लगा रखा है जिसकी वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लगातार कम होती रहेगी। ठीक है। तो वो डैम्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, ओमेगा डी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस जाई स्क्वायर इसका अंडर रूट इंटू ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और अगर यही जाई अगर 0 हो जाएगा, मतलब जाई 0 होने का मतलब हमने कोई डैम्पर लगा ही नहीं रखा, उस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्ड फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो जाएंगे।
क्वेश्चन देखते हैं। अ वाइब्रेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम व्हेन द डैम्पिंग फैक्टर, राइट, डैम्पिंग फैक्टर कितना हो कि सिस्टम हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड बन जाए। तो मैंने बताया जाई की वैल्यू 1 होगी तो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, जाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ओवर डैम्प्ड होगा, और अगर जाई की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो अंडर डैम्प्ड होगा। तो क्रिटिकली डैम्प्ड पूछ रहा है तो कितनी होगी, यूनिटी के बराबर। इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्पिंग द डैम्पिंग फैक्टर रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर रेशियो किसको बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर, दोनों ही जाई होता है। कितना होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए, 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्पिंग द डैम्पिंग फैक्टर रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर रेशियो वही जाई की बात कर रहा है, तो जाई की वैल्यू किसके होगी, इक्वल टू 1। When there is a reduction in the amplitude for every cycle of the vibration, then the body is said to be, देखिए क्या हो रहा है, when there is a reduction in the amplitude, मैंने आपको बताया कि अंडर डैम्ड सिस्टम में क्या होता है, अनडैम्ड सिस्टम में, डैम्ड सिस्टम में, डैम्ड वाइब्रेशन में, देखिए जो डैम्ड वाइब्रेशन होता है ये वाला तरीके से, यहां पे मास होता है, यहां स्प्रिंग है और डैम्पर है। तो ये डैम्पर क्या करता है, यहां पे जो डैम्पर लगा हुआ है ये डैम्पर एनर्जी को खाता है, मतलब यहां पे लगातार क्या होगी, एनर्जी खत्म होती रहेगी, एनर्जी डिसिपिएट होती रहेगी। एनर्जी क्या होती है, लगातार डिसिपिएट होती रहती है, और एनर्जी अगर लगातार डिसिपिएट होती रहेगी तो इसका जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे कम होता रहेगा। कहने का ये मतलब है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं, ठीक है, यहीं पे मुझे समझाना है, यहीं पे बना दे रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। देखिए अगर फ्री वाइब्रेशन होता, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एनर्जी का डिसिपिएशन नहीं हो रहा है, आइडियल केस के लिए, तो वाइब्रेशन कैसे होता है, इस तरीके से, हमेशा एक जैसा एम्पलीट्यूड, मतलब एक बार वो जितना ऊपर जा रहा है हर बार उतना ही ऊपर जाएगा, इसकी एम्पलीट्यूड में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में डैम्पर लगा दिया तो डैम्पर लगाने की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है लगातार कम होता रहेगा, तो एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा मतलब स्टार्ट तो यहां से करेगा ही इस तरीके से, फिर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है ना, तो देखिए पहले ज्यादा है, फिर एनर्जी कम हो गई और कम हो गया, फिर एनर्जी कम हुई और एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर एनर्जी कम हुई, एम्पलीट्यूड और कम हो गया। इसलिए जो रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड का मतलब है जिसमें एम्पलीट्यूड का हर एक साइकिल में कम होता जाता है, किसमें होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन में। ठीक, क्वेश्चन देखिए, फॉर अ वाइब्रेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम है वाइब्रेट कर रहा है, विद अ विस्कस डैम्पिंग, मतलब वो विस्कस डैम्पिंग है, डैम्पर लगा रखा है उसमें हमने, ये इक्वेशन निकल के आई है। इफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, कह रहा है जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं, कह रहा है जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो इक्वल रूट के लिए आप इस सब पे हटा दो, भाड़ में फेंको। आप देखो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो इक्वल रूट्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, इक्वल रूट के लिए हमने सिचुएशन कौन सी पढ़ी थी, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, याद आ रहा है, इक्वल रूट्स के लिए हमने पढ़ा था क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। तो बस आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको वो चीज पता है कि नहीं। तो इक्वल रूट के लिए क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। यहां पे देखिएगा, ये देखिएगा क्रिटिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट में, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट एट विच बोथ रूट्स आर इक्वल। तो जब दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जब दोनों रूट्स इक्वल हो जाएं तो इक्वल द सिस्टम, मतलब जो दोनों रूट्स हैं, दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होता है। समझ में आया ये क्वेश्चन, देखिएगा, इन अ डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है डैम्पिंग फोर्स बताना है आपको, डैम्पिंग फोर्स। तो मैंने आपको बताया था कि डैम्पिंग कोफिशिएंट में जब हम वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डैम्पिंग फोर्स, फोर्स में चेंज हो जाता है, और डैम्पर वाला है तो ये डैम्पिंग फोर्स में चेंज हो जाएगा। तो डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाता है, C इंटू वी, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, C इंटू वेलोसिटी को हम x डॉट से लिख सकते हैं,
और स्प्रिंग कांस्टेंट वाला फोर्स क्या होता है, जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फोर्स होता है स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। तो हमसे लेकिन डैम्पिंग फोर्स पूछ रहा है, तो डैम्पिंग फोर्स क्या होगा, इन अ डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये डैम्पिंग फोर्स, ये एफ डैम्पिंग किसके प्रोपोर्शनल है बता सकते हैं, ये एफ डैम्पिंग किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी वेलोसिटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबके, बताइए क्या ये बात समझ में आ गई सबके। तो देखिए डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो, हमारे पास एक नया टॉपिक आया है, डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो। अब ये ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन, ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस जाई स्क्वायर। ये हमने पढ़ा कि जब डैम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, जब हम डैम्पिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, एक तो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान से समझिए, ये ओमेगा डी का मतलब क्या है, ये ओमेगा डी का मतलब क्या है कि जब हमारे पास मान लीजिए कोई डैम्पर नहीं होता तो ये चीज हर बार सेम एम्पलीट्यूड से मूव कर रहा होता, इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं वो होती ओमेगा एन। व्हेन देयर इज अ फ्री वाइब्रेशन, व्हेन देयर इज अ फ्री वाइब्रेशन, तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको हम बोलते हैं ओमेगा एन। लेकिन जब हम डैम्पर लगा देते हैं तो डैम्पर लगाने की वजह से एनर्जी डिसिपिएट हो रही है, तो एनर्जी के डिसिपिएट होने की वजह से अब जो साइकिल्स आएंगी उसमें एम्पलीट्यूड हमेशा धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि एनर्जी डिसिपिएट हो रही है। तो पहले ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलेगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में थोड़ा सा कम होगा, फिर उसके अगली साइकिल में और कम होगा, फिर उसके अगली साइकिल में और कम होगा। तो ये हमने डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ा, डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए, ये हमने पढ़ा डैम्प्ड वाइब्रेशन के लिए। तो फ्री वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्री वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलती है, और डैम्प्ड वाइब्रेशन में डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है, जिसको हम ओमेगा डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, फ्री वाइब्रेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलती है, और डैम्प्ड वाइब्रेशन जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार हर एक साइकिल में कम होता जा रहा है, उसमें हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसमें डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो इस डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है ये, तो मैं क्लियर करता हूं। डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है ये कि ओमेगा एन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसमें जब हम 1 माइनस जाई स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, हमें मिल जाता है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने कि जब हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी में 1 माइनस जाई स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें मिलती है क्या, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, तब हमें मिलती है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड बताइए, टाइम पीरियड क्या होता है, आपको पता है ना टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। देखिए ये ओमेगा डी हमको पता ही चल गया, इसको मैं हटा रहा हूं, ओमेगा डी हमें पता ही चल गया। टी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, 1/f, और ओमेगा हमने क्या पढ़ा है, ओमेगा हमने पढ़ा है 2πf। तो अगर हम डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो यहां पे ओमेगा डी हो जाएगा, और अगर यहां पे ओमेगा डी हो जाएगा तो ये एफ ऑफ डी हो जाएगा, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखिए यहां से एफ ऑफ डी कितना आ जाएगा, एफ ऑफ डी आ जाएगा ओमेगा डी डिवाइडेड बाई 2π। एफ ऑफ डी की वैल्यू यहां पे डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो एफ ऑफ डी यहां पे रख दीजिए, तो 1 टी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी की जगह ओमेगा डी डिवाइडेड बाई 2π, तो वो 2π ऊपर चला जाएगा, तो ये 2π ऊपर चला आया। तो देखिए ये रिलेशन कहां से आया, ये यहां पर कि जो टी ऑफ डी है दिस इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा डी, यहां से आया, समझ में आ गई ये कहां से आया। अब देखिए ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो टी ऑफ डी इज इक्वल टू कितना होता है 2π बाई ओमेगा डी, और अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए निकालते
तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए नेचुरल टाइम ऑफ पीरियड आता और उसका फॉर्मूला कितना होता 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा एन। इतना आता? बताइए क्या इतना आता? अब देखिए हमें यह चीज पता है कि ओमेगा डी इज लेस देन ओमेगा एन। जो ओमेगा डी की वैल्यू है, क्योंकि वो डैम्ड फ्रीक्वेंसी है ना, जब ओमेगा एन में हमने 1 माइनस जाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया अंडर रूट के साथ, तो जाकर हमको ओमेगा डी मिला। इसका मतलब ओमेगा डी की वैल्यू कम है ओमेगा एन से। और अगर ओमेगा डी कम है, किसी संख्या में आप कम चीज से डिवाइड करो तो वो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होती है। तो ओमेगा डी कम है इसलिए टी ऑफ डी ज्यादा होगा, ओमेगा एन ज्यादा है इसलिए टी ऑफ एन कम होता है। इसका मतलब जो डैम्ड फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आवर्तकाल से ज्यादा होता है। जो डैम्ड फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आवर्तकाल से ज्यादा होता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए यहां पे आ गया हमारे पास क्या, एक हमें ग्राफ देखना है। ग्राफ कैसे देखना है इसको समझिए, ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ क्या बता रहा है इस चीज को समझ लीजिए बस, उसके बाद मैटर खत्म है। डैम्पिंग फैक्टर, जैसे मैंने बोला कि डैम्पिंग फैक्टर के बेसिस पर ही हम क्या बोल देंगे कि हमारा सिस्टम अंडर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है या ओवर डैम्ड है। किसके बेसिस पे हम बोलेंगे? हम ये बोलेंगे डैम्पिंग फैक्टर या डैम्पिंग रेशियो के बेसिस पे। तो अगर मैंने आपको बताया कि जाई की वैल्यू 1 के बराबर है तो क्या होगा वो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम। जाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा? वो ओवर डैम्ड हो जाएगा। और जाई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा? वो अंडर डैम्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमको उसी चीज को देखना है। देखिए, और मैंने आपको यह भी चीज बताई है कि हमें जो वाइब्रेशन मिलता है वो वाइब्रेशन सिर्फ किस में मिलता है? वाइब्रेशन हमें किस में मिलता है? सिर्फ वाइब्रेशन हमें मिलता है सिर्फ अंडर डैम्ड वाले सिस्टम में। वाइब्रेशन हमें किस में मिलता है? वाइब्रेशन हमें मिलता है अंडर डैम्ड सिस्टम में। तो वाइब्रेशन हम बोलेंगे ओनली सिस्टम जिसमें वाइब्रेशन मिलता है। बाकी इन दोनों में क्या होगा? नो वाइब्रेशन। इन दोनों में हमें नो वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? तो वाइब्रेशन का मतलब होता है साइन या कॉस। आप ये समझो कि जब भी वाइब्रेशन मिल रहा है इसका मतलब या तो साइन का कर्व मिलेगा या तो कॉस का कर्व। तो अगर वाइब्रेशन मिल रहा है, किस में मिल रहा है? अंडर डैम्ड सिस्टम में। मतलब अंडर डैम्ड सिस्टम में ही या तो साइन का कॉस मिलेगा, या तो साइन का ग्राफ मिलेगा, या तो कॉस का। बाकी दोनों में कौन से? क्रिटिकली और ओवर डैम्ड में हमें कोई भी कर्व नहीं मिलेगा। ठीक है, साइन या कॉस का कर्व नहीं मिलेगा। कोई और कर्व हो सकता है लेकिन साइन या कॉस का कर्व नहीं मिलेगा। तो आ जाइए वापस से देखिए। तो पहला देखिएगा, पहला हमें मिल रहा है कौन सा? पहला हमने बनाया अंडर डैम्ड। आप इसी को देख लो, अंडर डैम्ड सिस्टम। ये डैम्ड वाइब्रेशन में भी हम देख रहे हैं अंडर डैम्ड। तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉस का कर्व। देखिए अंडर डैम्ड को यहां पे मैं बना देता हूं अंडर डैम्ड। मैं अलग अलग बना रहा हूं, यहां पे एक साथ बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अंडर डैम्ड में इस तरीके से मिलेगा। ये वाइब्रेशन लगातार कम हो रहा है। इसका जो भी वाइब्रेशन है वो कुछ, देखिए पहले एम्पलीट्यूड यहां था, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया। धीरे धीरे वाइब्रेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो
कम हो रहा है। ये अंडर डैम्ड का केस है। क्रिटिकली डैम्ड क्या होगा? देखिए क्रिटिकली डैम्ड क्या होगा, जिसमें जाई की वैल्यू 1 होती है। तो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम ये डायरेक्टली बिना कोई वाइब्रेशन मिले डायरेक्ट 0 पे आ जाएगा। जो हमारे पास गन्स होती हैं फायरिंग गन्स, उसमें क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम ही बनाया जाता है ताकि वो बिना वाइब्रेशन के डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, अगर आप उसको मारो तो 0 पे आ जाए। अगर उसमें वाइब्रेशन मिल गया, मान लीजिए अगर गन में हमने वाइब्रेशन दे दिया, तो एक बार अगर आप बंदूक चलाओगे तो आप भी हिलते रहोगे साथ में। तो वाइब्रेशन इसमें क्या होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलता गन्स में। इस पे क्वेश्चन आया ईएससी में, इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे आपने कोई एम्पलीट्यूड दिया तो बिना कोई वाइब्रेशन दिए डायरेक्टली बाद में उसका नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 0। तो क्रिटिकली डैम्ड का इस तरीके से होता है ये, और डायरेक्टली क्या हो गया, एम्पलीट्यूड 0 यहां पर आके x0, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके बाद डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया। ठीक है, देखिए तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इधर है, वो डिस्प्लेसमेंट यहां पे जाके क्रिटिकली डैम्ड में हो गया 0। तो ये रेड वाला है मेरा क्रिटिकली डैम्ड, ये रेड वाला है मेरा क्रिटिकली डैम्ड। ठीक, नेक्स्ट ओवर डैम्ड। देखिए ओवर डैम्ड सिस्टम में जिसमें जाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जिसमें जाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये वाला ग्राफ मिल रहा है मुझे ये। तो देखिए क्या इसमें साइन या कॉस मिल रहा है? नहीं, साइन या कॉस का कर्व मुझे सिर्फ अंडर डैम्ड में मिला है, जिसमें जाई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, सिर्फ इसी में मिला है, और वो भी एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। बाकी दोनों में मुझे साइन या कॉस का कर्व नहीं मिला। ये जो कर्व मिला है दिस इज द कॉस कर्व, इसका मतलब इसमें वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो देखिए ओवर डैम्ड में भी वाइब्रेशन नहीं मिल रहे हैं, डायरेक्टली इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक बार जैसे ही आपने यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब ये है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देंगे और डिस्प्लेसमेंट देकर यहां पर छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होता रहेगा। बिना कई सारी साइकिल्स में, एक ही साइकिल में उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा और काफी टाइम लग जाएगा 0 तक आते आते। जबकि क्रिटिकली डैम्ड में क्या हो रहा था, तुरंत 0 हो जा रहा था। यहां पे मैं अगर एक फिगर बनाऊं, इसको नोट कर लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिए अगर मैं क्रिटिकली डैम्ड की बात करूं तो उसमें इतना एम्पलीट्यूड देने के बाद तुरंत 0 हो गया, यहां पर डिस्प्लेसमेंट तुरंत 0 हो गया। जबकि ओवर डैम्ड में ये डिस्प्लेसमेंट देने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाएगा। ओवर डैम्ड में बहुत देर के बाद हमको डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाई देगा, जबकि क्रिटिकली डैम्ड में जिसमें जाई की वैल्यू 1 है, तुरंत डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है बिना टाइम लगे। जो कि यूज करते हैं हम क्रिटिकली डैम्ड, किसमें यूज करते हैं, गन्स में यूज करते हैं। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अंडर डैम्ड में आपको देखिए जो अंडर डैम्ड सिस्टम है इसमें तो आपको कर्व मिल ही रहा है विद रिड्यूसिंग एम्पलीट्यूड। इन केस ऑफ क्रिटिकली डैम्पिंग द सिस्टम इज नॉन वाइब्रेटरी, लिखा हुआ है देखिए, नॉन वाइब्रेटरी का मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं मिलता, एंड इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू रीच मीन पोजीशन, इसमें टाइम लग जाता है, बट द रिस्पॉन्स ऑफ क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम इज फास्टर देन दैट ऑफ द ओवर डैम्ड। कह रहा है ये ओवर डैम्ड सिस्टम से फास्टर होता है। मैंने आपको बताया कि ओवर डैम्ड सिस्टम में काफी टाइम लग जाएगा वाइब्रेशन 0 होने में, जबकि इसमें क्या होता है, तुरंत ये फास्टर रिस्पॉन्स करता है, तुरंत 0 हो जाएगा। ओवर डैम्ड से जल्दी 0 हो जाएगा, जबकि ओवर डैम्ड में काफी टाइम लग रहा है। ठीक है, दैट इज वाई क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम इज यूज्ड इन लार्ज गन बैरल्स। देखिए यहां लिखा हुआ है ना, इसीलिए लार्ज गन बैरल्स में यूज करते हैं किसको, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम को, सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस। ऐसा ना हो कि एक बार आप पता चला आर्मी में गए, आपने बंदूक लगाई और उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो गया और बहुत देर तक वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके साथ साथ आप भी वाइब्रेट कर रहे हो। नहीं, उसमें हमें एम्पलीट्यूड को 0, वाइब्रेशंस को तुरंत 0 करना होता है, हमें उसमें वाइब्रेशंस नहीं चाहिए, इसलिए उसमें हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम यूज करते हैं, किसमें, गन बैरल्स में।
ठीक है, गन बैरल्स में। तो यहां पे इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं कि जो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम होते हैं, जो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम होते हैं वो किस में यूज किए जाते हैं, वो यूज किए जाते हैं लार्ज गन बैरल्स में। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? इसको नोट कर लीजिए, ठीक। बाकी अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। तो ये जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो आएगा, ये हमारा डिक्रीमेंट जो हमने पढ़ा हुआ है डैम्ड वाइब्रेशन में, उसी के बाद का टॉपिक है, ठीक। तो यहां तक आप रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जब तक पिछला नहीं क्लियर होगा तो यहां से आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आने से पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसका जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप जरूर रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।